हेलो। ओके। ओके, सो गुड मॉर्निंग पीपल। हेलो एवरीवन। यस, गुड मॉर्निंग बच्चों। गुड मॉर्निंग स्नेहा, गुड मॉर्निंग ध्रुक, राजेश गुड मॉर्निंग, जयश्री गुड मॉर्निंग बेटा। गुड मॉर्निंग तुबा, गुड मॉर्निंग नेहा, गुड मॉर्निंग दिव्या, गुड मॉर्निंग संजना, गुड मॉर्निंग मुस्ली, गुड मॉर्निंग सुजल, गुड मॉर्निंग मुस्कान, गुड मॉर्निंग करीना, विकाशु गुड मॉर्निंग, सेवक गुड मॉर्निंग बेटा, विवेक गुड मॉर्निंग। यस यस यस, गुड मॉर्निंग महेंद्र, गुड मॉर्निंग सचिन, गुड मॉर्निंग शोभा, गुड मॉर्निंग साहिल, बीपी बीट गुड मॉर्निंग, भूपेंद्र, मनीषा गुड मॉर्निंग, प्रिया, आदित्य गुड मॉर्निंग बच्चों, गुड मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। चलिए, आ गए आप सभी। बहुत सही है। तो कुछ पढ़ के आए हो? हाँ जी, चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा मैनेजमेंट का दूसरा क्लास। ठीक है, लेक्चर नंबर 2 ऑफ मैनेजमेंट। अभी देखो, कल हम लोगों ने बात किया था मैनेजमेंट का। ठीक है, थोड़ा बहुत समझा था मैनेजमेंट के बारे में। क्या था मैनेजमेंट, एक बार फटाफट से रिकैप कर लेते हैं, रिकॉल कर लेते हैं थोड़ा बहुत। सर, मैनेजमेंट जो है एक प्रोसेस है विच इज परफॉर्म बाय, जनरली विच इज परफॉर्म बाय मैनेजर और अ ग्रुप ऑफ पर्सन, है ना? जी सर। फिर एक ऐसा प्रोसेस जिसके थ्रू हम क्या कर रहे हैं सर, कुछ काम करवा रहे हैं, है ना? हम कुछ काम करवा रहे हैं, किसके थ्रू? थ्रू अदर्स, दूसरे लोगों को यूज में लेके, दूसरे लोगों के थ्रू जब हम कुछ काम करवा रहे हैं तो वो प्रोसेस पूरा हमारा क्या कहलाता है? मैनेजमेंट कहलाता है। तो जनरली ये मैनेजमेंट का जो प्रोसेस है कौन करता है सर? ये मैनेजर करता है, ठीक है ना? अब देखो फिर हमने समझा था, लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट का बात किया था, एंड लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट के बाद अपन लोग कहाँ क्या कर रहे थे? यस सर, हम लोग नेचर का बात कर रहे थे, नेचर ऑफ मैनेजमेंट का हमने बात किया था। ठीक है, नेचर ऑफ मैनेजमेंट में अपन ने सीखा था कि सर मैनेजमेंट जो है इट इज अ साइंस एज वेल एज एन आर्ट। किस चीज का साइंस और आर्ट्स? ऑफ गेटिंग डन, ऑफ गेटिंग थिंग्स डन थ्रू अदर्स। एंड हमने कहा था कि मैनेजमेंट जो है वो सर एक प्रोफेशन भी है, बट प्रोफेशन के अंदर ऐसा है कि भाई पूरा पूरा कैरेक्टरिस्टिक्स प्रोफेशन का वो कैरी नहीं करता है। यस विजय, गुड मॉर्निंग बेटा। तो इतना कुछ अपन ने कल की क्लास में किया था सर। ठीक है, चलो अभी आगे कंटिन्यू करते हैं। तो अपने को आज स्टार्ट करना है विद द प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट, विद द प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। अभी प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट का मतलब क्या है? तो आप लोगों ने कल पढ़ा होगा सर, मैनेजमेंट जो है इट इज अ सिस्टमेटाइज्ड बॉडी ऑफ नॉलेज। यहाँ पे आपको बहुत सारा प्रिंसिपल्स, बहुत सारा थियोरी देखने को मिलता है। हाँ, वो बात मानिए आपकी। तो सर प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट मतलब कि यहाँ पे सर हमको कुछ ऐसी चीजें बताई जाएंगी विच वी नीड टू फॉलो जब हम वो मैनेजमेंट करेंगे, जब हम मैनेजमेंट को ऐसा प्रैक्टिस में लेके आएंगे। ठीक है, तो ये प्रिंसिपल्स को हमको क्या करना रहेगा? फॉलो करना रहेगा। ये वो आइडियल प्रिंसिपल्स है जो वन मस्ट फॉलो। ठीक है, अभी जब हम मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स का बात करते हैं तो तुमको पता ही है, दो तीन नाम हमारे फेमस से हैं इन प्रिंसिपल्स। एक आपका फेयल, एक आपका टेलर। ठीक है, ये दो जन आपके मेन हैं जिनके आपको मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स देखने को मिलते हैं। सर ये मतलब ऐसा है कि सर ये प्रिंसिपल सभी को फॉलो करना है? हाँ, इफ यू आर डूइंग व्हाट, इफ यू आर डूइंग मैनेजमेंट। अभी समझो, जैसे मान लेते हैं हम क्या कर रहे हैं। अच्छा, मैनेजमेंट किसका कर रहे हो आप लोग? सर मैनेजमेंट कर रहे हैं किसी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का, है ना? किसका मैनेजमेंट कर रहे हो? सर मैनेजमेंट कर रहे हैं किसी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का। क्यों कर रहे हैं सर? वो डिजायर्ड ऑब्जेक्टिव को हमको अचीव करना है। चलो ठीक है, लेट्स टेक एन एग्जांपल, समझने की कोशिश करते हैं। समझना, मैंने क्या करा है तुम लोग को तो पता ही है।
ठीक है, कि कितना अपन ने कितने सारे बिजनेसेस ट्राई कर रखे हैं पास्ट में मैंने, तुमको पता है सबको, तुम लोगों से क्या ही छुपा हुआ है। ठीक है, तो मान लेते हैं मैं एक और बिजनेस स्टार्ट कर रहा हूँ, या मैंने एक बिजनेस स्टार्ट किया है जिसको मैं सक्सेसफुली रन कर रहा था अभी तक। ठीक है, एक बिजनेस मैंने स्टार्ट किया, क्या बिजनेस किया, अभी सर देखो ठंडी का मौसम आ चुका है, तो मैं क्या कर रहा हूँ बच्चों, क्या करें ठंडी के मौसम में क्या करना चाहिए, चलो मैं वुलन क्लोथ सप्लाई करना चाहता हूँ। मैं वुलन क्लोथ को क्या करता हूँ सर, वुलन क्लोथ का मैन्युफैक्चरिंग होता है मेरे यहाँ। चलो मैन्युफैक्चरिंग भी नहीं अपन बोलेंगे, ऐसा करता हूँ मैं इधर का सामान उधर करता हूँ। मैं क्या करता हूँ, मैं ये जो अपना नॉर्थ इंडिया है ना, वहां जाके सस्ते सस्ते में वुलन क्लोथ खरीद लेता हूँ, और वहां से फिर तुमको यहाँ पे अजमेर में बेचता हूँ। ठीक है, या राजस्थान में लाके बेचता हूँ। ठीक है, तो मेरा इस चीज का पूरा अच्छा खासा बिजनेस चल रहा है। हाँ ठीक है, ठीक है, तुमको बताने को नहीं बोला कि किसका बिजनेस करा था, ठीक है ना। अभी तो अभी अपन ने नया बिजनेस चालू कर दिया, ठीक है ना, वो सब पुरानी बातें थी, वो सब पहले की बात थी, वो सब भूल जाओ तुम। अब अपन आगे बढ़ चुके हैं जिंदगी में। ठीक है, अपन वुलन क्लोथ बेचना चाह रहे हैं। तो बहुत बड़े लेवल पे हमारा ये काम चलता है कि हम लोग यहाँ से क्या करते हैं, वुलन क्लोथ अक्वायर करते हैं, यहाँ आगे जाके दूसरे दूसरे स्टेट्स में हम लोग वो सेल करते हैं, अपना अपना ब्रांड नेम लगा के, अपना अपना वो चिप ये क्या कहते हैं, वो पर्ची लगा के, समझ रहे हो। ठीक है, तो अभी क्या, मैं यहाँ पे, मैं तो चलो मान लो बिजनेस का ओनर हूँ। ठीक है, और मेरा बहुत बड़ा बिजनेस है, समझ रहे हो तुम, बहुत बड़ा बिजनेस है अपना। तो मैं बिजनेस का ओनर हूँ, तो क्या मेरे लिए पॉसिबल हो पाएगा कि मैं सारे काम खुद से मैंने देख पाऊँ, खुद से मैनेज कर पाऊँ? नहीं सर, उसके लिए मैं अलग से क्या रखूंगा, एक टीम रखूंगा, जो क्या करेगा सर, जो कि सबसे पहला काम, वो जो अपन फंक्शंस की बात करते हैं, फंक्शन से बाद में आ जाएंगे, सबसे पहला काम उनका क्या होगा सर, कुछ स्पेसिफिक प्लानिंग करना। ठीक है, कि उनको पता होना चाहिए कि भाई कौन से टाइम पे उनको ये जो अपन इसको एक यहाँ पे रॉ मटेरियल बोल सकते हैं ना, कोई दिक्कत नहीं है, ये जो रॉ मटेरियल है उनको कब अक्वायर करना रहेगा। ठीक है, ये रॉ मटेरियल वो लोग कब अक्वायर करेंगे और किस टाइम पे अक्वायर करेंगे, और वो रॉ मटेरियल को अक्वायर करने के बाद में हमको उसको किस तरीके से आके प्रोसेस करना है, ताकि हम उसको फाइनल सेल्स के लिए क्या बना सकें, अवेलेबल बना सकें। ठीक है, हाँ जी सर। तो अभी ये सारे बिजनेस प्रोसेस, ये जो सारे बीच में प्रोसेसेस आ जाएंगे यहाँ पे आपके एक्विजिशन से लेके फाइनल सेल्स तक अवेलेबल कराने के लिए, तो इसके बीच में बहुत सारे क्या आते हैं सर, प्रोसेसेस इन्वॉल्व होते हैं, ऑपरेशनल प्रोसेसेस इन्वॉल्व होते हैं, या मैनेजमेंट प्रोसेसेस इन्वॉल्व होते हैं। तो सभी के सभी प्रोसेस को डन करने के लिए, वो सभी के सभी प्रोसेसेस को करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, मैनेजमेंट करना पड़ेगा। एंड अगर मैं मैनेजमेंट कर रहा हूँ मेरे ही ऑर्गेनाइजेशन का, मैंने मान लो दूसरों को नहीं बोला, मैं खुद ही मैनेजमेंट करना चाह रहा हूँ, जिनको मैंने रखा था उनको मैंने निकाल दिया काम पे से, मैंने कहा मुझे मेरा कॉस्ट नहीं बढ़ाना, मैं खुद ही मैनेजमेंट करना चाह रहा हूँ, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, ये जो प्रिंसिपल्स है ना, प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट जिसको हम बात कर रहे हैं, ये मुझे फॉलो करने पड़ेंगे। ये वो आइडियल प्रिंसिपल्स है जो मुझे फॉलो करना पड़ेगा अगर मुझे मेरे डिजायर्ड ऑब्जेक्टिव्स तक पहुंचना है तो। अब वो सर प्रिंसिपल्स क्या है मैनेजमेंट के, बात कर लेते हैं। आपको पता है कितने तरह के प्रिंसिपल्स होते हैं, कितने टाइप्स के प्रिंसिपल दिए हैं, किसी को पता है क्या, कोई बता पाएगा कितने टाइप्स का हमको प्रिंसिपल दिया है मैनेजमेंट का, कितने तरह के होते हैं, किसी को कोई आइडिया, तुमको पता है? 14 तो होते हैं, नहीं नहीं, दो तरह के मैनेजमेंट के, दो दो तीन तरह के प्रिंसिपल्स होते हैं ना मैनेजमेंट के, वो पता है एनीवन? यस, अरे 14 14 क्या लिख रहे हो भाई, क्या यार, देखो, तो यहाँ पे जब हम प्रिंसिपल्स का बात करते हैं बच्चों, प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट का बात करते हैं, तो आपको ध्यान देना यहाँ पे आपको दो तीन तरह का मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स देखने को मिलेगा। हाँ सर सब मालूम है, अच्छा सब मालूम है, बहुत ही बढ़िया। यस, ये कौन बोला, सुजल नहीं, सुजल नहीं, कौन बोला, सेवक, वेरी गुड सेवक, सेवक ड्रूक तुबा, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, बहुत ही बढ़िया। ये 12 12 कौन लिख रहा है, 12 प्रिंसिपल कौन लिख रहा है, अच्छा सुजल। बेटा एक होते हैं आपके साइंटिफिक मैनेजमेंट, सॉरी साइंटिफिक प्रिंसिपल्स, एक होते हैं आपके मॉडर्न प्रिंसिपल्स, और एक आपके होते हैं इसमें ब्यूरोक्रेटिक प्रिंसिपल्स। ये ब्यूरोक्रेटिक आपने पढ़े नहीं है पहले कभी, ये नहीं नए पढ़ोगे आप भैया। ठीक है, एक आपके होते हैं साइंटिफिक प्रिंसिपल्स, एक होते हैं आपके, कौन लिख रहा है ये, ब्यूरोक्रेटिक। यस 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 सुबह, बिल्कुल सही कहा तुमने, ब्यूरोक्रेटिक प्रिंसिपल्स भी होते हैं सर, ब्यूरोक्रेटिक प्रिंसिपल्स होते हैं, वेरी गुड, प्रिया ने भी बोला, बहुत सही बहुत सही बहुत सही। तो साइंटिफिक प्रिंसिपल्स आपके मॉडर्न यानी कि एडमिनिस्ट्रेटिव प्रिंसिपल्स एंड ब्यूरोक्रेटिक प्रिंसिपल्स। ठीक है, साइंटिफिक मैनेजमेंट देने वाला बंदा अलग है, ध्यान देना,
साइंटिफिक मैनेजमेंट देने वाला बंदा अलग है, मॉडर्न प्रिंसिपल देने वाला बंदा अलग है, ब्यूरोक्रेटिक वाला अलग है। तो चलो फटाफट से एक बार देख लेते हैं, ठीक है, आ जाओ। अभी आवाज वगैरह में दिक्कत हो तो बताना, अभी सब सही तो चल रहा है ना? यस, मैनेजमेंट प्रिंसिपल से जब अपन बात करते हैं तो सर एक तो है हमारे साइंटिफिक मैनेजमेंट, साइंटिफिक प्रिंसिपल जो किसने दिए हैं? F.W. टेलर ने दिए हैं, नाम ध्यान रखिएगा इनका, ठीक है। रॉस टेलर, यस रॉस टेलर ने दिए बेटा, बिल्कुल सही, ठीक है। फिर आपके जो 14 प्रिंसिपल्स का आप बात करते हो वो जो मॉडर्न अपन प्रिंसिपल्स, हेलो हेलो, हाँ, जो अपन अपने मॉडर्न प्रिंसिपल्स का बात करते हैं सर, मॉडर्न प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट वो किसने दिए हैं सर? वो दिए हैं फेयोल, ठीक है, हेनरी फेयोल। एंड जो ब्यूरोक्रेटिक प्रिंसिपल्स हैं वो किसने दिए हैं? वो दिए हैं सर मैक्स वेबर ने। एक सेकंड रुकना बच्चों, शायद आवाज का थोड़ा दिक्कत हो रहा है, एक सेकंड रुकना, मैं जरा चेक करता हूँ एक बार। हाँ हाँ मुझे पता है वॉइस कम है बेटा, इसलिए एक सेकंड। एक सेकंड रुकना बच्चों, थोड़ा दिक्कत हो गया, ये बैटरी का डिस्चार्ज हो गया और ये अटक गया है मुझसे, बताओ खुल नहीं रहा है, ये बताओ ये कोई बात होती है? ये कौन क्या पूछ रहे हो भाई? वॉइस थोड़ी कम, हाँ आई नो वॉइस, वो बेटा दिक्कत हुआ, लॉ है सर वाले सब तो ठीक है। रूपा पूछ रही सर कैसा पढ़ाते हैं, वाह, और तुम लोगों ने रिप्लाई कर भी दिया उसको, बहुत ही बढ़िया, क्या बात। हेलो, अभी बताओ मुझे जरा आवाज सही आ रही है क्या बच्चों? क्योंकि क्या ना ये मुझसे खुल नहीं रहा है, अटक गया, ये बैटरी चेंज भी नहीं कर पाऊंगा, गड़बड़ हो गई है तो देखो कब तक चलता है बताना है ना, देखते हैं, आ जाइए। अभी ठीक है ना? ओके 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 ओके, वाह वाह, बहुत ही बढ़िया दिव्या, क्या ही बात, क्या ही बात, बहुत ही बढ़िया विवेक। मनीषा ने क्या ही बात बोली, बोले हमको अच्छा लगता तभी तो पढ़ते हैं, बाकी तुम्हारा पता नहीं, क्या बात। चलिए चलिए कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। ओके 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 ओके, चलो, थैंक यू। तो देखिएगा,
हम जब प्रिंसिपल्स की बात कर रहे हैं तो मैंने आपको बताया कितना तरह का, 3 तरह का प्रिंसिपल्स है, साइंटिफिक साइंटिफिक प्रिंसिपल्स एंड मॉडर्न, यानी कि आपके ये मॉडर्न प्रिंसिपल्स और ब्यूरोक्रेटिक प्रिंसिपल्स। साइंटिफिक प्रिंसिपल्स देने वाला कौन था आदमी? टेलर। हेलो, हेलो, हेलो। इधर कौन था? टेलर था। गुड मॉर्निंग। हेलो, हेलो। लो हो गई वॉइस। ओके, ओके। हेलो। वॉइस बहुत लो हो जाती है। अरे बच्चों, एक सेकंड, एक सेकंड रुको। हाँ, मुझे पता है कुछ दिक्कत हो गया है। हेलो, 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 हेलो। अभी आ रही है आवाज? एक सेकंड, मैं नहीं दिख रहा पूरा। चलो। हाँ, अभी क्लियर है सब? स्ट्रगल देख रहे हो तुम लोग? आवाज, आवाज, वीडियो सब क्लियर है अब? चलो, कंटिन्यू करते हैं। क्लास में किसी से ओपन करा लीजिएगा बैटरी। वाह वाह वाह, मैं ही ओपन नहीं कर पा रहा उसको, कोई और क्या ओपन कर पाएगा बेटा? चलो कोई बात नहीं।
कोई बात नहीं रूपा, रूपा हाँ कोई बात नहीं रूपा बेटा, आपने लेट अगर क्लास स्टार्ट किया भी है तो कोई दिक्कत, देखो अभी हमने मैनेजमेंट स्टार्ट किया अभी, ठीक है। एंड ये मैनेजमेंट आप पूरा कर लो। एंड संगी संग हम लोग इकोनॉमिक्स वाले सब्जेक्ट का, अभी सारे सब्जेक्ट्स का रिवीजन स्टार्ट हुआ ही है रूपा, तो आप अपना वापस से पूरा प्रिपरेशन कर सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है, तुमने अगर अभी तक पढ़ना स्टार्ट नहीं किया था तो ठीक है। चलो कंटिन्यू करते हैं ना, आ जाइए। तो आ जाओ सीधे मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स की बात करते हैं, 10 बार तो बता दिया मैंने। एक साइंटिफिक हमारे प्रिंसिपल्स हो गए, मॉडर्न प्रिंसिपल्स हो गए, ये इसमें मॉडर्न में कितने प्रिंसिपल्स है, 14 प्रिंसिपल्स है ना, और ब्यूरोक्रेटिक प्रिंसिपल्स। चलिए साइंटिफिक प्रिंसिपल्स के साथ में हम लोग पहले स्टार्ट करते हैं। तो साइंटिफिक जो प्रिंसिपल्स हैं मैनेजमेंट के किसने दिए सर, FW टेलर ने दिए हैं सर, टेलर ने लिखे हैं ये प्रिंसिपल्स। अभी तुम रॉस टेलर से याद रखो, FW टेलर से तुम ऐसा ध्यान रख लो, ये जो प्रिंसिपल्स इनका सिलाई किसने किया, टेलर ने किया, बात खत्म। चलिए तो ये प्रिंसिपल्स में क्या बात करते हैं। अच्छा, हु इज द फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट, तो ध्यान रखिएगा FW टेलर इज द फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। ये मैं आपको मार्क क्यों करा रहा हूं सर, MCQ क्वेश्चन है, कुछ भी बन सकता है, इसलिए आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो FW टेलर इज द फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट, ठीक है जी। अब सर इनकी बात करें, साइंटिफिक मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स का बात करें, सर इनको साइंटिफिक प्रिंसिपल्स क्यों कहा जाता है, पहले समझते हैं इस बात को, कि जो प्रिंसिपल्स दिए हैं टेलर साहब ने, इनको हम साइंटिफिक प्रिंसिपल्स क्यों बोलते हैं, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दैट। अभी तुम समझोगे हम कोई भी चीज को साइंटिफिक कभी बोलते हैं सर, जब भी वो चीज क्या हो सर, प्रूवन हो, है ना, काफी टेस्ट, काफी एक्सपेरिमेंट्स के बाद, काफी ऑब्जर्वेशंस के बाद वो चीज क्या हो सर, सही साबित होता है, प्रूवन होता है, तो हम उसको बोलते हैं कि साइंटिफिकली टेस्टेड, इंटरेस्टेड, होता है ऐसा, हाँ जी सर। संगी संग इनका क्या होता है सर, यूनिवर्सल एप्लीकेबिलिटी होता है, ठीक है, यूनिवर्सल एप्लीकेबिलिटी होता है, इसलिए हम इनको क्या बोलते हैं, साइंटिफिक बोलते हैं कोई भी चीज को। तो सिमिलरली ये जो साइंटिफिक मैनेजमेंट के जो प्रिंसिपल्स हैं जो कि टेलर साहब ने दिए, ये भी क्या है सर, ये एकदम टेस्टेड और प्रूवन है, ठीक है, कि आप जो है इन प्रिंसिपल्स को फॉलो कर सकते हो टू बी द आइडियल मैनेजर। और हम ऐसा बोल सकते हैं कि ये सभी के सभी प्रिंसिपल्स क्या है सर, यूनिवर्सली एप्लीकेबल हैं और यूनिवर्सली एक्सेप्टेड हैं। चलो पढ़ के देखते हैं एक बार, फटाफट से देख लेते हैं कौन कौन से प्रिंसिपल्स दिए थे इन भाई साहब ने, अगर तुमको पता होगा। एक तो रूल ऑफ थंब, देखो सबसे पहले रूल ऑफ थंब, टू बी रिप्लेस बाय रूल ऑफ साइंस टू इम्प्रूव द स्टैंडर्ड ऑफ परफॉर्मेंस। कि रूल ऑफ थंब मतलब कि हमने क्या कर लिया है, कोई एक प्रोसीजर है, क्या लिखा है प्रूवन हो और यूनिवर्सली एक्सेप्टेड हो, सही बात मनीषा। नोट्स, अच्छा नोट्स दिलवा दें आपको बेटा, नोट्स का तो ऐसा है वैसे तो आप जो अपने इंस्टीट्यूट के मटेरियल है आप उसको फॉलो कर सकते हो, और मैं मेरे वाले सब्जेक्ट के आपको नोट्स प्रोवाइड कर सकता हूँ एक बारी को, ठीक है। और बाकी सब्जेक्ट आपको भी जैसे क्लासेस आप करोगे आपको उसका जो है नोट्स मिल ही जाएगा, ठीक है ना। तो भाई सबसे पहले रूल ऑफ थंब टू बी रिप्लेस बाय रूल ऑफ साइंस, दैट मीन्स कि यदि हम कोई प्रोसीजर को फिक्स कर चुके हैं तो उसको हम क्या कर सकते हैं सर, उसको हम हमको उसको रिप्लेस करना चाहें बाय रूल ऑफ साइंस। रूल ऑफ साइंस मीन्स कि आप उसको क्या करो तुमको कभी भी क्या नहीं मिलेगा मैनेजमेंट के अंदर, टेलर मेड सिचुएशन नहीं मिलेगा। टेलर मेड सिचुएशन मीन्स कि ऐसा नहीं होगा कि जैसा आपको पढ़ाया गया वैसा कि वैसा एज इट इज सिचुएशन में तुमको रख दिया जाए। आपको क्या करना पड़ेगा, सिचुएशन के अकॉर्डिंग क्या करना पड़ता है, आपको अपना स्किल्स लगा के उसमें चेंजेस करना पड़ता है आपके मैनेजमेंट की प्रैक्टिसेस में। तो सबसे पहली बात, रूल ऑफ थंब को हमको क्या करना चाहिए सर, रूल ऑफ साइंस से रिप्लेस करना चाहिए, ताकि हमारा परफॉर्मेंस को हम क्या कर सकें, इंप्रूव कर सकें। यस, गुड मॉर्निंग के देन देयर शुड बी परफेक्ट हार्मनी, हार्मनी रहना चाहिए, प्रिंसिपल ऑफ हार्मनी, कि सर आपकी जो स्टेप्स हैं, आपकी जो भी प्रोसेसेस हैं मैनेजमेंट में, जो आप जो चीजें इन्वॉल्व कर रहे हो, तो वो सभी की सभी क्या रहनी चाहिए, हर बार जब भी आप मैनेजमेंट का प्रोसेस फॉलो करो तो हर बार वही प्रोसेस चलना चाहिए। फॉर एन एग्जाम्पल समझते हैं मान लीजिए मैं मैनेजमेंट कर रहा हूं, तो मैंने क्या करा है, मैंने कुछ स्टेप्स क्या कर रखे हैं, चूज कर रखे हैं कि भाई जब भी मैं मैनेजमेंट करूंगा तो मैं इन स्टेप्स को फॉलो करूंगा, ठीक है। अब जो भी स्टेप्स हो सकते हैं वो,
मैंने खुद का प्रोसीजर बना रखा है। तो हार्मनी कमी इसमें यहाँ पे क्या है कि मैं जब भी मैनेजमेंट को कैरी आउट करूंगा ना, तो मेरे मेरे को क्या करना है, मेरे को सेम प्रोसेस ही क्या करना है, हर बारी फॉलो करना है। ऐसा नहीं कर सकता कि मैं हर बारी क्या करता रहूं, प्रोसीजर वगैरह चेंज करता रहूं। तो देयर शुड बी हार्मनी इन ऑल योर प्रोसेसेस। आप ग्रुप में प्रोवाइड कर देना। अच्छा, मैं ग्रुप में प्रोवाइड करूं? ओके, ठीक है राहुल, ग्रुप में चलो ठीक है, कर देंगे प्रोवाइड, कोई दिक्कत नहीं। So there should be perfect harmony among the activities of different individuals and not discord। तो मतलब जितने भी इंडिविजुअल्स हैं, जो मैंने आपको प्रोसेस बताया, जितने भी लोगों प्रोसेस में इन्वॉल्व होंगे, तो उन सभी के एक्टिविटीज में क्या होना चाहिए सर, हार्मनी रहना चाहिए, सबके सबका एक्टिविटी सेम रहना चाहिए सर। देन an atmosphere of perfect cooperation among different workers has to be created for mutual interest and sublimating personal interest। देखो ये क्या है सर, कि आपको क्या करना चाहिए, कुछ ऐसा करना चाहिए जिससे कि क्या हो सके, कोई भी इंडिविजुअल जो कि ऑर्गेनाइजेशन से जुड़ा हुआ है, उसके पर्सनल इंटरेस्ट को आपको क्या करना चाहिए, लिंक करना चाहिए विद द इंटरेस्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। समझ रहे हो? जैसा समझिएगा कि मैं कंपनी में काम कर रहा हूं, मैं एक नॉर्मल वर्कर हूं, तो मेरा जो इंसेंटिव है उसको कंपनी के परफॉर्मेंस के अकॉर्डिंग कर दिया जाए कि समझो अगर इतना इतना कंपनी प्रॉफिट कमाता है तो तुमको इतना इतना पैसा मिलेगा, कंपनी ने अगर इतना इतना प्रॉफिट कमाया तो तुमको उसके ऊपर एक्स्ट्रा कमीशन मिलेगा। तो जहां पे आप क्या कर रहे हो, इंडिविजुअल के इंटरेस्ट को ऑर्गेनाइजेशन के इंटरेस्ट के साथ क्या कर रहे हो, लिंक कर रहे हो। तो तीसरा हमको प्रिंसिपल यही बोलता है कि देयर शुड बी अ परफेक्ट कोऑपरेशन अमंग डिफरेंट वर्कर्स, के आप क्या कर पाओ, उनके इंडिविजुअल के इंटरेस्ट को क्या कर पाओ विद द इंटरेस्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, आप क्या कर पाओ, उसको मर्ज कर पाओ। ठीक है, ये चीज आपको करना चाहिए। सर एमसीक्यू पीडीएफ भी शेयर कर। हाँ हाँ हाँ, सब करेंगे सब करेंगे। और कुछ काम है इसके अलावा बता दो, इसके अलावा भी कोई काम है तो। देन प्रोडक्शन हैज टू बी मैक्सिमाइज एंड नॉट रिस्ट्रिक्टेड आउटपुट, कि भाई प्रोडक्शन जो है हमको मैक्सिमाइज करना चाहिए। देन देयर शुड बी एनकरेजमेंट टू ग्रेटेस्ट एफिशिएंसी एंड प्रोस्पेरिटी। अभी देखो दूसरा चीज क्या बोलता है कि सर प्रॉपर मोटिवेशन शुड बी देयर। ठीक है, अगर कोई पर्सन कुछ अच्छा काम कर रहा है तो उसके काम के अकॉर्डिंग क्या मिलना चाहिए सर, प्रॉपर रेम्युनरेशन पे हो जाना चाहिए, ताकि वो क्या रहे, हमेशा हाईली मोटिवेटेड रहे अपने कोई भी काम को करके लेके। ठीक है, देन प्रॉपर सिलेक्शन एंड ट्रेनिंग ऑफ वर्कर्स। जब भी आप कोई क्या कहते हैं रिक्रूटमेंट करो, तो आपको एक ऐसा ग्रुप, एक ऐसे वर्कर्स सेलेक्ट करने चाहिए जो आपके ऑर्गेनाइजेशन में कंट्रीब्यूट करने को रेडी हो। ठीक है, प्लस उनका प्रॉपर ट्रेनिंग कंडक्ट करवाना चाहिए। देन इक्विटेबल डिवीजन ऑफ वर्क। इक्विटेबल डिवीजन समझते हो? देखो ये दो चीजें होती हैं, तुमको पता है दो चीजें होती हैं, दोनों के बीच में डिफरेंस बताना। एक होता है इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन, एक होता है इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन। ये दोनों के बीच का डिफरेंस पता है किसी को? एमसीक्यू शेयर कर देना। अरे हाँ हाँ कर दूंगा भाई, ठीक है, समझ गया, मैं समझ गया। मॉड्यूल के एमसीक्यू भी करवाओगे ना सर, प्लीज करवा। कौन से मॉड्यूल के एमसीक्यूज? ये जो इकोनॉमिक्स के बाद वाले तरह के, अभी मैंने जो पूछा वो बताओ, तुमको पता है डिफरेंस इसके बीच में? ये दो वर्ड सिमिलर से ही हैं बट हैं अलग। इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन एंड इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन, कोई बताएगा मेरे को? चलो कोई बात नहीं, चलो मैं बताता हूँ। अभी तुम लोग को अभी नहीं बताने का मन तो कुछ कर नहीं सकते। इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब क्या होता है, जैसे कि भाई एकदम एक्यूरेसी के संग में क्या करना, इक्वल डिवाइड करना कोई भी चीज को, उसका शेयर सब में क्या आना चाहिए, इक्वल आना चाहिए। इक्विटेबल का मतलब क्या होता है, जितना हमसे बन सके। यहाँ पे जैसे मान लो 100 है, 100 को मैं 10 लोगों में इक्वली डिवाइड करना है, तो व्हाट विल आई डू, मैं 10 10 10 10 के उसमें डिवाइड कर दूंगा। ठीक है, यस क्या के राहुल राहुल, इक्वल यूनिट्स पर काम काम होता है। अच्छा, इक्वल मींस इक्वल इन अमाउंट, क्या क्या बात कर रहे हो, इक्वल मींस इक्वल इन अमाउंट, वाह, मेरे को पता ही नहीं था। कौन है ये स्नीकी गाय? डोंट नो सर, कोई बात नहीं। सेवक यू नो, वेरी गुड वेरी गुड। तो इक्वल में क्या होता है सर, सभी के जो हिस्से, जो शेयर आता है वो बिल्कुल एग्जैक्ट क्वांटिटी में इक्वल शेयर आता है, यानी वहां पे जरा सा भी डिफरेंस
नहीं रहता है। बट इन केस ऑफ इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन, इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन में क्या होता है सर, यहाँ पे कोशिश किया जाता है कि जो भी चीज हमारे पास अवेलेबल है, जितना भी क्वांटिटी में हमारे पास, जैसे मान लेते 70 क्वांटिटी में मेरे पास कोई चीज अवेलेबल है और मेरे को वो क्या करना है सर, 3-4 जनों में उसको डिवाइड करना है। तो इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन का क्या होगा, मतलब यहाँ पे कोशिश किया जाएगा कि जो गैप हो, कितना हो गया 20 20 40 हो गया और 30, तो यहाँ पे एग्जैक्ट इक्वल क्वांटिटी में डिस्ट्रीब्यूशन नहीं किया जाएगा। यहाँ पे कोशिश किया जाएगा कि किसी तरीके से जो डिफरेंस है बिटवीन दी क्वांटिटीज वो क्या रखा जाए, कम से कम रखा जाए, जहां पे डिस्पैरिटी, यहाँ पे जहां पे डिफरेंस क्या है ज्यादा वास्ट ना हो। तो इक्वल आपको क्या करके देता है, एग्जैक्टली इक्वल अमाउंट देता है, और इक्विटेबल कोशिश करता है कि नियर अबाउट हम इक्वल पहुंच सके। ठीक है, एज पर कैपेसिटी, यस एज पर कैपेसिटी। इक्विटेबल में क्या होता है, जितना हमारा कैपेसिटी है उसके अकॉर्डिंग हम इक्वली उसको डिवाइड करने की कोशिश करते हैं, जितना हमसे बन सके। वेरी गुड, किसने दिया था जवाब, राहुल ने दिया था, वेरी गुड राहुल। ये ठीक है आदित्य, आ जाइए। तो सर देयर शुड बी इक्विटेबल डिवीजन ऑफ वर्क एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी बिटवीन द मैनेजमेंट एंड द एम्प्लॉइज। ठीक है, देखो काम का क्या होना चाहिए सर, जितना हमसे हो सके, जितना हमारी कैपेसिटी में, उतना इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए। एंड जब आप वर्क को इक्वली डिवाइड कर रहे हो तो सर रिस्पॉन्सिबिलिटी भी हमको प्रॉपरली इम्पोज करना चाहिए। ठीक है, ये कुछ बातें कहता है आपको, ये कुछ ऑब्जेक्टिव्स को रखा, ये कुछ ऑब्जेक्टिव्स है जो हमको अचीव करने होते हैं, किसके थ्रू, साइंटिफिक मैनेजमेंट के थ्रू। इसमें अगर आप पढ़ोगे तो पर ये कुछ ऑब्जेक्टिव्स है जिनको ध्यान में रख के टेलर के ये जो साइंटिफिक प्रिंसिपल्स है उनको दिया गया था। बट बेटा सुनना मेरी बात को, अगर साइंटिफिक प्रिंसिपल्स ही अगर समझो बिल्कुल सही होते तो फिर 14 प्रिंसिपल्स उसके नहीं आते हमारे फ्योल के, और फिर ब्यूरोक्रेटिक प्रिंसिपल्स भी नहीं आते। दैट मीन्स इन प्रिंसिपल्स का क्या था सर, इन प्रिंसिपल्स का बहुत बड़े लेवल पे क्या हुआ था, क्रिटिसिज्म हुआ था, यानी कुछ लोगों ने इन प्रिंसिपल्स को एक्सेप्ट करने से क्या किया था, मना किया था। तो इस प्रिंसिपल के क्या क्रिटिसिज्म थे, अभी समझो तुमको एमसीक्यू पेपर है बच्चों, पूरा पूरा चांस है कि ऐसा क्वेश्चन आ सकता है कि बताइए, 4 ऑप्शन दे दिया तुमको, पूछेगा बताओ इनमें से क्या एक ऑब्जेक्टिव नहीं है इसके टेलर के प्रिंसिपल्स का। ठीक है, तो ये आपको ये 8 जो है, कितने थे, 8 थे, नहीं 8 नहीं थे, कितने थे, 7 जो ये अपन ने पढ़े, ये आपको ध्यान होना चाहिए। फिर क्रिटिसिज्म पे आ सकता है कि इनमें से क्या एक क्रिटिसिज्म था या नहीं था ऑफ द प्रिंसिपल्स ऑफ टेलर। ठीक है, तो ये सारे दिमाग में आपको रहने चाहिए पॉइंट्स। सर 1 और 2 पॉइंट बता देंगे, अच्छा 1 और 2, ठीक है ठीक है ठीक है, फर्स्ट एंड सेकंड यू मीन ए एंड बी ना, ओके 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 ओके। तो देखो फर्स्ट और सेकंड में क्या बोला था, वापस मैं तुमको बता देता हूँ बेटा। फर्स्ट में पहले बोला कि भाई मैनेजमेंट जो है वहां पे ऐसा रूल ऑफ थंब आप हर बार अप्लाई नहीं कर सकते। रूल ऑफ थंब मींस कोई स्टैंडर्डाइज, एक स्टैंडर्ड प्रोसेस नहीं का आप फॉलो कर, एक मिनट, जैसा हमने प्रोसीजर तय कर दिया है, जैसा हमने रूल्स या रेगुलेशंस बना दिया, तो जरूरी नहीं कि आपको उसको क्या करना पड़े, वैसा के वैसा ही फॉलो करना पड़े। आप उसमें क्या कर सकते हो, एज पर द सिचुएशन चेंजेस कर सकते हो। तो ये चीज बोला कि मैनेजमेंट इज अ रूल ऑफ साइंस, इट इज नॉट अ रूल ऑफ थंब। दूसरा चीज कि जितने भी इंडिविजुअल्स के एक्टिविटीज को आप कंट्रोल कर रहे हो, तो उन सभी की एक्टिविटीज में क्या होना चाहिए, हार्मनी होना चाहिए, यानी कि देयर शुड बी सम यूनिफॉर्मिटी, देयर शुड बी सम यूनिफॉर्मिटी। एक सेकेंड, तो उनके सभी की एक्टिविटीज में क्या होना चाहिए, यूनिफॉर्मिटी होना चाहिए। ठीक है, सभी के सभी जो भी एफर्ट्स लगा रहे हैं वो सेम डायरेक्शन में होने चाहिए और सेम चीज के लिए होना चाहिए। ऐसा टेस्ट ले लूं मैनेजमेंट का राहुल, अरे बेटा राहुल पहले चैप्टर तो पढ़ा दूं, टेस्ट भी ले लेंगे, तुमको बड़ी जल्दी है। एमटीपी में, हाँ तो मैंने कहा था ना एमटीपी का भी कुछ क्वेश्चन तुम लोगों को करा दूंगा, क्यों क्यों चिंता करते हो। चलो आ जाओ, क्रिटिसिज्म की बात करते हैं। क्या क्या क्रिटिसिज्म थे जो इस इन प्रिंसिपल्स ने फेस किया था। अभी देखो सर, इनको आप सीधा सीधा ध्यान में रख लेना सारे पॉइंट्स को। क्या चीज, पहला इट डील्स विद फैक्ट्री मैनेजमेंट ओनली, कि जो प्रिंसिपल्स बताए गए ना टेलर के, बेटा जनरली अब कोई फैक्ट्री का, ठीक है फैक्ट्री समझते हो ना सर, जहाँ पे कुछ तो भी मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्शन वगैरह हो रहा हो, तो एक फैक्ट्री के मैनेजमेंट पे ही आप क्या कर सकते हो, उसको प्रॉपरली अप्लाई कर सकते हो। बाकी जो दूसरे
जो बिजनेस एक्टिविटीज हैं वहां पे इनका प्रॉपर आप एप्लीकेशन नहीं कर सकते। एक तो ये बात बोली गई। दूसरा बोला गया सेपरेशन ऑफ प्लानिंग फ्रॉम डूइंग इज अ मिसलीडिंग कॉन्सेप्ट, कि सर इन प्रिंसिपल्स का यदि बात किया जाए तो यहाँ पे ऐसा इन प्रिंसिपल्स के अकॉर्डिंग ये एक चीज बैठता है कि प्लानिंग वाला पार्ट और उसका इम्प्लीमेंटेशन, ये जो डूइंग जो बात लिखी ना, यानी कि प्लानिंग और इम्प्लीमेंटेशन, इनको दो अलग अलग कॉन्सेप्ट्स रखा गया है एज पर दी प्रिंसिपल्स ऑफ टेलर। कौन सा? एक तो प्लानिंग। प्लानिंग क्या होता है? व्हाट इज प्लानिंग? सर प्लानिंग होता है कि हम क्या करें, जो फ्यूचर की हमको एक्टिविटीज करना है उसको हम पहले से क्या कर ले, फोरकास्ट करके रख ले ऑन द बेसिस ऑफ सर्टेन अजम्पशंस। प्लानिंग मतलब ये होता है, जैसे मैं तुमको बताता हूँ, मैंने बहुत अच्छा प्लान बनाया था 2020 के अंदर। अभी क्या चल रहा है? 21 चल रहा है ना, 2020 यानी पिछले साल कोरोना तभी तो था। हाँ, तो मैंने फरवरी में प्लान बनाया था कि मैं जो है क्या कहते हैं फॉरेन ट्रिप पे जाऊंगा। बट वो फॉरेन मैंने प्लानिंग तो कर लिया था एक सेकेंड मैंने प्लानिंग तो कर लिया था, बट वो मेरा प्लानिंग क्या हो गया, धरा के धरा रह गया। क्यों? क्योंकि वो मेरा प्लानिंग कुछ अजम्पशंस पे बेस्ड ऑन था। क्या अजम्पशन पे बेस्ड ऑन था? कि हाँ मेरे को छुट्टियां मिलेगा तो मैं वो फॉरेन ट्रिप पे जा पाऊंगा। बट क्या हुआ, कोविड आ गया सर। ठीक है, तो प्लानिंग क्या होता है? प्लानिंग होता है सर कि आप पहले से क्या कर लेते हो, फोरकास्ट करके रख लेते हो चीजों को ऑन द बेसिस ऑफ सर्टेन अजम्पशंस। एक डिजायर्ड ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए आप क्या करते हो, प्लानिंग करते हो। पर सिर्फ प्लान करने से काम हो जाता है क्या? नहीं सर, प्लान करने से काम का होता है। ऐसे तो सर हमारे फ्रेंड्स कितनी बार गोवा का ट्रिप प्लान कर चुके हैं पर अब तक एक बार भी नहीं गए। ठीक है, तो उनका हमको क्या करना होता है, इंप्लीमेंटेशन करना होता है। जब तक आपके प्लानिंग और इंप्लीमेंटेशन के बीच में क्या नहीं होगा, बहुत ऐसा क्लोज रिलेशनशिप नहीं होगा, तब तक आपके वो सारे प्लान्स क्या हो जाएंगे सर, फेल हो जाएंगे। तो एज पर दी प्रिंसिपल्स ऑफ टेलर, इन्होंने क्या था, इन्होंने प्लानिंग को अलग से एक एक्टिविटी बता रखा है और जो उसका इंप्लीमेंटेशन है उसको अलग से एक एक्टिविटी बता रखा है। तो ऐसा बोला गया कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। प्लानिंग के संग संग ही क्या होना जरूरी है, उसका इंप्लीमेंटेशन होना जरूरी है। अगर प्लानिंग के संग में इंप्लीमेंटेशन होगा तो आपको उसका क्या मिलेगा, पूरा रिजल्ट देखने को मिल सकता है। ठीक है, देन अच्छा ये बताओ, तुम में से किस किस ने कितनी बार गोवा के प्लान बनाए हैं और कितनी बार कैंसिल करे हैं? विवेक तूने कितनी बार बनाया, तू बता। मुझे पूरा यकीन है विवेक तूने तो प्लान बनाया ही होगा गोवा का। सर क्रिटिसिज्म पार्ट नॉट अंडरस्टूड सर। क्रिटिसिज्म पार्ट तुमको समझा नहीं। अभी क्रिटिसिज्म पार्ट तो बेटा मैंने अभी स्टार्ट ही किया है, मैंने कहाँ खत्म कर दिया। जब समझाऊंगा तो समझोगे ना, अभी तो समझा ही किधर था। देखो क्रिटिसिज्म की बात ऐसा कर रहा है बेटा, तुम ये समझ सकते हो ये लिमिटेशंस हैं, ऐसा समझ लो। क्या? ये लिमिटेशंस हैं किसकी? ये प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट की। ठीक है, ये कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जिनमें कुछ दिक्कतें हैं। समझ रहे हो बेटा? क्या नाम है तुम्हारा? सेवक। सेवक। ठीक है बेटा विवेक, तुम ये सब कर लो पहले, फिर अपन बाद में पढ़ लेंगे, ठीक है ना? गोवा बनाया है और गया भी है, वाह वाह वाह, बहुत ही बढ़िया आगे देखिएगा। इट लेस टू मच एम्फोसिस ऑन इंजीनियरिंग साइड इग्नोरिंग द इंपॉर्टेंस ऑफ ह्यूमन एस्पेक्ट इन प्रोडक्शन। मतलब सर बेसिकली अगर अपन टेलर जी की बात करें ना, तो इनको मशीन्स से अलग ही तरह का लगाव था। तो इनका जो भी मैनेजमेंट के यदि अपन प्रिंसिपल्स का बात करते हैं तो ये इनका मेन जो फोकस होता था, मेन जो एम्फोसिस होता था वो किस पे होता था, इंजीनियरिंग साइड, यानी कि जो गुड्स क्या मशीन्स वगैरह होती है उन पे ज्यादा रहता था रादर देन दी लेबर। पर तुम समझो यार, वो मशीन्स को चलाएगा कौन, ऑपरेट कौन करेगा? ह्यूमन हम ही तो करेंगे, लेबर ही तो करेगा। तो सर ये एक दिक्कत की बात थी ना, गलत बात कर दी इन लोगों ने। फिर फंक्शनल फोरमैनशिप इज नॉट अ डायरेक्ट इंप्रूवमेंट on the concept of line theory of organization. Now what is functional foremanship, पता है किसी को? क्या विरोध इन हिंदी क्रिटिसिज्म? अरे मनीषा, ये थोड़ी ना पूछा था उसने कि क्रिटिसिज्म का मतलब होता है विरोध। हे भगवान, क्या बातें करते हो तुम लोग यार ठीक है बेटा, कोई बात नहीं। हाँ भाई, मैंने कुछ पूछा है, ये फंक्शनल फोरमैनशिप, फोरमैनशिप, फोरमैन याद करो, दो चीजें पढ़नी पड़ती है, एक तो सुपरवाइजर और एक फोरमैन। ये किधर आ रहा था, लोअर लेवल मैनेजमेंट में आ रहा था, कल बात किया था इसने आपने। तो बेसिकली ऐसा समझ लो, बहुत सिंपल सिंपल से उसमें बता देता हूँ तुमको कि फंक्शनल फोरमैनशिप का मतलब क्या, एक वो पर्सन जो ग्राउंड लेवल पे काम कर रहा है, फोरमैन की तरह काम कर रहा है, उसके फंक्शंस की यदि अपन बात करें, ठीक है, तो बेटा उसके परफॉर्मेंस में आप क्या कर सकते हो, डायरेक्ट इंप्रूवमेंट अपन ऐसा बोल सकते हैं, ऑर्गेनाइजेशन की एक्टिविटीज
ऑर्गेनाइजेशन की एक्टिविटीज और वो जो फोरमैन है अपना उसके फंक्शंस के बीच में हमको क्या करना चाहिए सर, एक डायरेक्ट रिलेशनशिप एस्टैब्लिश करना चाहिए, सो एज कि यदि ऑर्गेनाइजेशन की एक्टिविटीज में यदि इम्प्रूवमेंट हो तो उसके फंक्शंस में भी क्या हो सर, इम्प्रूवमेंट होना चाहिए। यस सर, देयर शुड बी सम सेपरेट डिपार्टमेंट्स, देयर शुड बी सम सेपरेट डिपार्टमेंट्स जो क्या करें, ऑर्गेनाइजेशन की डिफरेंट डिफरेंट एक्टिविटीज को परफॉर्म करें। ठीक है, ऐसा चीज। अच्छा अच्छा, ठीक है मनीषा, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। चलो, देन ही कंसिडर्ड ह्यूमन एलिमेंट्स एज कॉग्स ऑफ अ मशीन। उसका ऐसा मानना था कि जो हम जो ह्यूमन एलिमेंट, कौन किसका मानना ऐसा था, टेलर साहब का, कि हम जो ह्यूमन एलिमेंट्स है ना, इंसान जो है ना, ये हम मशीनों के मतलब मशीन्स के ऊपर बहुत ज्यादा डिपेंडेंट है, ऐसा समझो मशीन के गुलाम है, ऐसा है क्या, नहीं सर। तो ये बहुत बड़ा क्रिटिसिज्म था किसका, टेलर के मैनेजमेंट का। देन इट क्रिएटेड कंडीशन ऑफ इंडस्ट्रियल ऑटोक्रेसी, ऐसा 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 बोला गया, मतलब इसके प्रिंसिपल के आने से ऐसा चीज एक अजम्पशन किया गया लोगों के द्वारा कि जो मेन फोकस है वो किसको दिया, इसने सिर्फ और सिर्फ इंडस्ट्रियल सेक्टर को दिया। अभी इंडस्ट्रियल सेक्टर में तुमको पता ना कितना कितना बड़ा बड़ा प्लांट एंड मशीनरी जो है सर वो इन्वॉल्व होता है। हाँ सर, तो वही चीज कि इट क्रिएटेड कंडीशन ऑफ इंडस्ट्रियल ऑटोक्रेसी, यानी उसने इंडस्ट्रीज का एक अपन ऐसा बोल सकते हैं कि ऑटोनॉमी, ऑटोनॉमी नहीं, इंडस्ट्रीज का वो, आप ऐसा बोलो सुपीरियर कंट्रोल, हाँ सुपीरियर कंट्रोल एस्टैब्लिश करना चाहा ओवर द इकोनॉमिक एक्टिविटीज। ठीक है, उसका ऐसा मानना था अगर इकोनॉमिक एक्टिविटीज को या बिजनेस की एक्टिविटीज, ऑर्गेनाइजेशनल एक्टिविटीज हैं, उसको आपको प्रमोट करना है, उसका आपको अपने डिजायर्ड ऑब्जेक्टिव्स के लिए पहुंचना है, तो उसके लिए इंडस्ट्रियल ग्रोथ ही क्या है, एक रास्ता है। बट ऐसा नहीं है। देन इट क्रिएट्स अनफेयर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ बेनिफिट्स बिटवीन द एम्प्लॉयर्स एंड एम्प्लॉइज। प्लस ये बहुत गलत बात कर दी उसने, ठीक है, कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ बेनिफिट्स मतलब जो भी फायदा होगा ऑर्गेनाइजेशन से, तो उसके डिस्ट्रीब्यूशन में क्या था कि सर एम्प्लॉयर्स, एम्प्लॉयर्स कौन होते हैं, जो काम पे रखे हैं, एम्प्लॉयज जो काम करते हैं, है ना, तो उन दोनों के बीच में जो बेनिफिट्स था उसका डिस्ट्रीब्यूशन कैसा था सर, उसका डिस्ट्रीब्यूशन आप ऐसा समझ सकते हो इक्वल या इक्विटेबल नहीं था। एम्प्लॉयर्स को जो भी फायदा होता था उसमें शेयर ज्यादा मिलता था रादर देन दी एम्प्लॉयज। ठीक है। देन इट इज डाउटफुल वेदर स्टैंडर्ड ऑफ वर्क कैन बी रियली मेजर्ड। स्टैंडर्ड ऑफ वर्क मतलब, स्टैंडर्ड ऑफ वर्क का मतलब है समझना तुम लोग कि ऐसा बोल दिया गया कि जो लेबर है वो एक दिन में 8 आवर्स काम करेगी और जो मशीन है वो एक दिन में 6 आवर्स तक क्या होगी, अवेलेबल रहेगी, या 6 आवर्स उसका क्या रहेगा, ऑपरेशन रहेगा। ठीक है, तो बट ये सभी चीज का मेजरमेंट का कोई सही तरीका था? कौन इसको मेजर करेगा कि भाई एक लेबर जो है वो स्टैंडर्ड बेसिस पे कितना काम कर रहा है, क्या वो 8 आवर्स ही काम कर रहा है, या एक कोई मशीन है वो कितना आवर्स क्या हो रही है, ऑपरेट हो रही है। तो देयर वाज नो सर्टेन स्टैंडर्ड्स। ओके, तो देयर वाज अ डाउट कि वेदर द स्टैंडर्ड ऑफ वर्क जो हमने चूज किया है कि भाई 8 घंटा काम करना चाहिए। अभी समझो, तुमने तो बोला लेबर जो है बेचारा 8 घंटे काम कर रहा है, अभी 8 घंटे में से 1 घंटा तो वैसे ही खड़ा हुआ है, आइडल खड़ा हुआ है, तो उसके वर्क को वहां पे सुपर वो आप ऐसा बोल सकते हो मॉनिटर कौन कर रहा है कि वेदर ही और शी इज डूइंग द वर्क फॉर 8 आवर्स और नॉट 8 आवर्स। उसका तो वहाँ पे अवेलेबिलिटी है, 8 आवर्स वो वहाँ पे खड़ा भी है। अभी मुझे बोलता है 2 घंटे क्लास लेने को, 2 घंटे क्लास की जगह मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे आके पढ़ा नहीं रहा हूँ, मैं 1 घंटा पढ़ा रहा हूँ, 1 घंटा तुमसे पंचायत कर रहा हूँ। ठीक है, पर मेरी तरफ से तो 2 आवर्स चलेगा ना। तो स्टैंडर्ड ऑफ वर्क की जब बात की गई तो वहां पे क्या था सर, डाउटफुल रहा सिचुएशन की वेदर जितना स्टैंडर्ड हमने सेट किया है काम का उतना काम हो भी रहा है कि नहीं। सर ये कौन लोग हैं जो क्रिटिसाइज कर रहे हैं? देखो, पहली बात ये वो लोग हैं जिनको मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स का समझ है, पहली बात समझना। और ये वो लोग हैं जिन्होंने दूसरा दूसरा डेफिनेशन दिया है मैनेजमेंट का। ठीक है, टेलर भाई साहब के बाद आप अगर देखोगे वो लोग जिन्होंने मैनेजमेंट का डेफिनेशन दिया है डिफरेंट डिफरेंट, या जो आप ऐसा समझ सकते हो, और भी जो इकोनॉमिस्ट, एक नहीं इकोनॉमिस्ट तो नहीं बोलेंगे अपन, बट हाँ वो लोग जिन्होंने दूसरा दूसरा डेफिनेशन दिया, ये जो पर्सन है जिन्होंने दूसरा दूसरा प्रिंसिपल्स दिया मैनेजमेंट का, ये सभी इसके क्या है, क्रिटिसाइज करने वाले लोगों की कैटेगरी में आएंगे। ठीक है बेटा, क्या नाम है तुम्हारा? विवेक। देन इट इज
एंटी नहीं, एक सेकेंड, it is anti-social because it is aimed at efficient workers only. अरे याद है अपन ने ऊपर एक चीज पढ़ी थी ये ऑब्जेक्टिव के अंदर, ये वाला चीज देखो याद करना, मैं तुम्हारा ध्यान लेके चलता हूँ। ये एफ वाला पॉइंट पढ़ो एक बार, क्या बोल रहा है एफ वाला पॉइंट? प्रॉपर सिलेक्शन एंड ट्रेनिंग ऑफ वर्कर्स, मतलब सिलेक्शन जो है केवल उन्हीं वर्कर्स का होना चाहिए जो हमारे ऑर्गेनाइजेशन को सूट करें, ऐसा ना, जो एफिशिएंट हो, ऐसा कुछ कहना चाह रहा है। हाँ, तो बेटा ये क्या कर रहा है, इट इज एन एंटी सोशल एक्टिविटी। क्यों? क्योंकि आप सिर्फ उन्हीं लेबर्स का सिलेक्शन कर रहे हो हु आर एफिशिएंट। अभी जो एफिशिएंट ही नहीं उनका क्या, तो दैट मीन्स वो अनएम्प्लॉयड रहेंगे। तो ये क्या कर रहे हो आप, ये एक तरीके से एंटी सोशल एक्टिविटी इसको बोला गया। ठीक है, बल्कि कैसा होना चाहिए, अगर जो स्किल भी नहीं है, जो एफिशिएंट नहीं है, तो उनको क्या करो, आप उनको रिक्रूट करो, फिर ट्रेन करो अपने ऑर्गेनाइजेशन में, देन उनका एफिशिएंसी इंक्रीज करने की कोशिश करो। ठीक है, तो सर इसको बोला गया कि सर यहाँ पे केवल एफिशिएंट वर्कर्स को ही क्या किया जाता था, रिक्रूट किया जाता, उन पे ही फोकस किया जाता था, तो एक एंटी सोशल एक्टिविटीज को माना गया। देन इट इज नॉट पॉसिबल टू फाइंड आउट वन बेस्ट वे टू डू अ जॉब। अभी याद तुम करोगे तो यहाँ पे अपन ने कहीं बात किया था ये वाले पॉइंट में कि प्रोडक्शन हैज टू बी मैक्सिमाइज एंड नॉट रिस्ट्रिक्टेड आउटपुट, की प्रोडक्शन हमको हमेशा बढ़ाते रहना चाहिए। तो यहाँ पे अगर आप पढ़ोगे तो क्या बोल रहे हैं कि ऐसा पॉसिबल नहीं है कि हम कोई एक ही तरीका ढूंढ पाए जिसके थ्रू हम किसी काम को क्या कर सकते हैं, परफेक्ट वे में कर सकते हैं। ठीक है, ऐसा कोई तरीका ही नहीं है जिसके थ्रू हम क्या कर सकें, किसी काम को एक बेस्ट वे में परफॉर्म कर सके। हमेशा हमारे पास क्या होंगे, मल्टीपल ऑल्टरनेटिव्स अवेलेबल होगा जिनसे हमको डिजायर्ड रिजल्ट मिल सकता है। डिस्क्रिमिनेशन करना सर, बिल्कुल बिल्कुल आदित्य। तो व्हाट इज ट्रू फॉर वन मे नॉट बी ट्रू फॉर अदर्स। अभी समझो, मैं तो इसका बहुत सही एक एग्जांपल ले लेते हैं। मुझे ऐसा लगता है ना, जैसे अपन इकोनॉमी का एग्जांपल लेके चलते हैं ना, तुम लोग समझना, इंडिया में क्या लगता है तुमको, मशीन्स के थ्रू ज्यादा प्रोडक्शन करना चाहिए या लेबर के थ्रू ज्यादा प्रोडक्शन करना चाहिए? तुम लोग बताओ, अपना अपना मेरे को एक वो राय दो, है ना, सही सही बोलना, झूठ मत बोलना। चलो एक वो सर्वे कंडक्ट कर लेते, क्या लगता है तुमको किसके थ्रू प्रोडक्शन करना चाहिए भाई? नेहा और क्या नाम है तुम्हारा, सलोनी, भाई मशीन्स के थ्रू प्रोडक्शन करना चाहिए अपन को या लेबर के थ्रू प्रोडक्शन करना चाहिए? किनको अपन ज्यादा यूज में लेना चाहिए बताओ? लेबर को। अच्छा, तुमको क्या लगता है बेटा, लेबर को? चलो ठीक है। अभी मान लो तुम्हारा खुद का एक फैक्ट्री है, तुम्हारा खुद का एक फैक्ट्री है जहां पे तुमको क्या करना होता है, बहुत बड़ा बड़ा ऑर्डर देना होता है, ऑर्डर पूरा करना होता है। तो अब तुम कौन किसको यूज करोगे, था मशीन्स को या लेबर को? दोनों को करोगे, अच्छा अच्छा अच्छा। अब यहाँ पे ये आदित्य जी कहना सर हम लेबर को करेंगे, सब तुम लोग क्या ना बोलने के लिए बोल रहे हो, समझ रहे हो, सब भला बनना चाह रहे हो, लेबर लेबर। हाँ, ये ड्रूक ने सच बोला सर, कैपिटल यानी मशीन्स को मैं यूज करूंगा, मुस्कान सेवक, लेबर लेबर, अभी सब 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 लोग है ना ऐसा अच्छा अच्छा दिखने का कोशिश कर रहे हैं सर, कि हम तो सर मशीन्स का ही यूज कर, मशीन से क्या, लेबर का यूज करेंगे सर, हमारे देश के लोगों को ज्यादा से ज्यादा एम्प्लॉयमेंट देना चाहेंगे। पर समझो, जब एक ऑर्गेनाइजेशन अपने खुद के पर्सनल ऑब्जेक्टिव पे आएगी, ठीक है, तो मेरा क्या ऑब्जेक्टिव है, क्या मेरा ऑब्जेक्टिव ये है कि लोगों को नौकरियां प्रोवाइड करता फिरूं? नहीं, मेरा तो मेन मोटिव ये है ना कि मैं तो क्या कर सकूं, मेरे ड्यूली जो भी ऑर्डर्स है उनको टाइम पे डिलीवर कर पाऊं और कम से कम अपना कॉस्ट रख पाऊं, है ना। अभी लेबर काम करेगा, धीरे धीरे काम करेगा बेचारा, मशीन काम करेगी, फटाफट काम करेगी। तो मैं शायद वहां पे जब तुम लोग के ऐसा जब खुद में ऐसा प्रैक्टिकल करो ना, तो तुमको ऐसा लगेगा कि नहीं सर, हम एक ऐसा प्रपोर्शन रखेंगे जहाँ पे मे भी शायद मशीन ज्यादा यूज करें और लेबर कम यूज करें, है ना, ऐसा कर सकते हैं ना। हाँ, तो अब मे बी तुमको जो सही लग रहा है ना वो तुम्हारे लिए सही हो, मेरे लिए क्या लग वो गलत हो, और मुझे जो मेरे लिए सही लग रहा है वो तुम्हारे लिए क्या हो, गलत हो, ऐसा हो सकता है ना। हाँ, तो वही बात बोल रहे हैं यहाँ पे कि ऐसा नहीं है कि आप कोई एक परफेक्ट वे तलाश सकते हो क्या, ऑफ डूइंग सर्टेन थिंग्स, वो एक तरीका किसी और के लिए गलत हो सकता है तो आपके लिए सही हो सकता है। देयर इज नो परफेक्ट वे, देयर इज नो बेस्ट वे टू डू अ जॉब। आई बात समझ में, ऐसा चीज कहना चाह रहे, ये ऐसा एक क्रिटिसिज्म दिया गया है। लेबर से कॉस्ट ज्यादा आएगी, मशीन के थ्रू कम आएगी, है सही में बीट्स, बीपी बीट्स। अबे तुम्हारा नाम कैसा है, बीपी बीट्स, एकदम असली नाम से आया करो, ये फेक आईडी से मत आया करो। वो एक मीम आता है ना कि जरा अपनी एक रियल आईडी से आओ,
लेबर से कॉस्ट ज्यादा है, चलो ये तो हो गया, मैं तो मशीन लगाऊंगा। वेरी गुड विवेक, ये तुमने बिल्कुल सही बात बोली। झूठ तो बोलूंगा। विदाउट मशीन लेबर टाइम पे प्रोडक्ट नहीं दे पाएगी, विदाउट मशीन लेबर टाइम पे प्रोडक्ट नहीं दे पाएगी, इसलिए दोनों। वेरी गुड नहीं। सर वो जब बिजनेस करेंगे तब यही लोग कैपिटल उस ठीक है, चलो आ जाओ आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट और लास्ट जो क्रिटिसिज्म आता है इनके टेलर साहब के मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स का, वो आता है कि इट इज नॉट रियली साइंटिफिक मैनेजमेंट बट साइंटिफिक अप्रोच टू डू दी मैनेजमेंट। ठीक है, ये कोई साइंटिफिक मैनेजमेंट नहीं, इन्होंने बोला यहाँ पे आप क्या कर रहे हो, बस एक साइंटिफिक अप्रोच फॉलो कर रहे हो, किसके लिए, मैनेजमेंट करने के लिए। ठीक है, बोले सर दोनों में कुछ अंतर है, ऐसा कुछ ज्यादा अंतर नहीं है। देखो साइंटिफिक मैनेजमेंट मतलब कि सर वो चीज जिसमें आपको हर बार कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप देखने को मिले। ठीक है, वो चीज जहां पे हर बार आपको आउटकम, मतलब कोई चीज हुआ है तो उसका आउटकम हर बार सेम देखने को मिले इन एट ऑल सिचुएशन। बट क्या मैनेजमेंट के केस में ऐसा होता है क्या, नहीं सर, आपको डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन आपको उसके अकॉर्डिंग क्या करना रहता है, एक्ट करना रहता है। तो वहां पे पूरा पूरा इसको अपन साइंटिफिक मैनेजमेंट नहीं बोल सकते, इसलिए ऐसा बोला गया कि इट इज अ साइंटिफिक अप्रोच टू डू दी मैनेजमेंट। ठीक है, तो ये कुछ क्या है, क्रिटिसिज्म है, या अपन ऐसा बोल सकते हैं लिमिटेशंस है, किसके, मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स का, हमारे साइंटिफिक मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स का, जो किसने दिया था, टेलर साहब ने दिया था। चलिए अब आते हैं किसके ऊपर, अब हम आते हैं हेनरी फेयल के ऊपर, जो इनके 14 प्रिंसिपल जो तुम लोग को याद भी हैं, है ना, 14 प्रिंसिपल्स इन्होंने दिए किसके, मैनेजमेंट के। आप इनको, अच्छा, हु इज नोन एज द फादर ऑफ मॉडर्न प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट, क्या बोल गया, बहुत बड़ा चीज बोल गया ना, रुको रुको मैं इसको लिखता हूं जरा, फिर तुम उसका आंसर करोगे। फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स कौन था, टेलर साहब। अभी ऐसा पूछा जाए फादर ऑफ मॉडर्न प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट कौन है, कौन है, तो एक ही नाम हमको सुनाई देता है सर, हेनरी फेयल, ये ध्यान रखना। ठीक है, फादर ऑफ मॉडर्न प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट कौन सर, हेनरी फेयल। क्या बात की, राहुल, सेवक, आफरीन, आफरीन, नाइस नेम, हेनरी हेनरी हेनरी, वेरी गुड, तुबा, विवेक, नेहा, शुभा, चलो चलो ओके। अब वेरी, क्या बात, सभी को पता है भाई, सभी को पता है, एक मुझे ही नहीं पता था। नहीं नहीं वो नहीं बोलना, हेनरी चाचा, ठीक है ठीक है ठीक है, आ जाओ। तो आप ऐसा बोल सकते हो, अभी समझो ये जो मॉडर्न प्रिंसिपल्स हैं ये साइंटिफिक के बाद आ रहे हैं, दैट मीन्स कि कहीं ना कहीं जो लिमिटेशन था ना किसका, साइंटिफिक मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स का, उनको यहाँ पे क्या किया गया है, उनको कवर किया गया है। ठीक है, वो लिमिटेशंस को पूरा, मतलब वो लिमिटेशंस में जो जो भी कमियां थी ना, उन कमियों को यहाँ पे पूरा करने की कोशिश की गई है अंडर द प्रिंसिपल्स ऑफ, ये अपने कौन, फ्योल भाई साहब। तो कितना प्रिंसिपल्स है सर, 14 प्रिंसिपल्स है। अभी आप ऐसा समझ सकते हो ये एकदम वो आइडियल प्रिंसिपल्स हैं जो कोई भी मैनेजर क्या कर सकता है सर, यूज कर सकता है, ताकि जो भी एक्टिविटीज हैं विद इन दी ऑर्गेनाइजेशन उनको क्या कर सके, कोऑर्डिनेट कर सके। ठीक है, ये वो प्रिंसिपल्स हैं जिनको कोई भी मैनेजर यूज में ले सकता है, ताकि वो क्या कर सके, विद इन दी ऑर्गेनाइजेशन जो अपने इंटरनल एक्टिविटीज का बात कर सकते हैं, करते हैं, उनको क्या कर सके, कोऑर्डिनेट कर सके सर। चलिए, तो 14 प्रिंसिपल सबसे पहले क्या आता है, डिवीजन ऑफ वर्क। अभी देखो डिवीजन ऑफ वर्क से क्या होता है सर, डिवीजन ऑफ वर्क से डिवीजन होता है। देखो बच्चों समझना, जब आप एक बड़े लेवल पे, एक जब एक ऑर्गेनाइजेशन बड़े लेवल पे काम कर रहा होता है, जहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट डिपार्टमेंट्स होते हैं, ठीक है, आप समझोगे तो सेल्स डिपार्टमेंट अलग होता है सर, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट अलग होता है, मार्केटिंग डिपार्टमेंट अलग होता है, रिक्रूटमेंट डिपार्टमेंट अलग होता है, एक होता है जहाँ पे एक ऐसा डिपार्टमेंट होता है जो कि रॉ मटेरियल एक्विजिशन का काम करता है। ऐसा होता है, कभी सुना है ऐसे चीजों के बारे में। तो एक जब बड़े लेवल पे अपन ऑर्गेनाइजेशन का बात करते हैं तो उधर क्या होते हैं सर, डिफरेंट डिफरेंट डिपार्टमेंट्स होते हैं, प्लस नंबर ऑफ वर्कर्स भी क्या होते हैं, ज्यादा होते हैं। तो आप क्या कर सकते हो, वहां पे डिवीजन ऑफ वर्क कर सकते हो, हर एक पर्सन को, हर एक इंडिविजुअल को क्या पता, क्या होना चाहिए, अपना अपना काम पता होना चाहिए। हर एक को आप क्या कर दो, अलग अलग काम, अलग अलग वर्क क्या कर दो, असाइन कर दो, दैट इज कॉल्ड डिवीजन ऑफ लेबर। इससे क्या होगा, क्या फायदा हो सकता है इससे सर, इससे एक ही फायदा होगा कि जब वो एक इंडिविजुअल उस काम को रिपीटेटिव बेसिस पे बार बार करेगा, रिपीटेटिव बेसिस पे करेगा, तो व्हाट विल हैपन सर,
वो उस काम में क्या हो जाएगा सर, एक्सपर्ट बन जाएगा, उसका एफिशिएंसी और उसका इफेक्टिवनेस दोनों क्या हो जाएगा, इंप्रूव हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा, जो अल्टीमेटली किसको कंट्रीब्यूट करेगा, ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स में क्या करेगा, कंट्रीब्यूट करेगा। समझना ये चीज, ऐसा है क्या, ऐसा होता है क्या बच्चों, बिल्कुल सर ऐसा होता है ना। अभी समझो तुम भी कोई सब्जेक्ट को बार बार पढ़ते रहोगे, दिन में 24 घंटा तुम एक ही सब्जेक्ट पढ़ोगे, तो तुम भी वो सब्जेक्ट में माहिर नहीं हो जाओगे, बिल्कुल हो जाएंगे सर। ठीक है, स्पेशलाइजेशन, एग्जैक्टली स्पेशलाइजेशन आ जाएगा वो काम करने में आपके अंदर। जी ठीक है ठीक है ठीक है राहुल, ठीक है। तो पहला चीज क्या, डिवीजन ऑफ लेबर, देयर शुड बी सम डिवीजन ऑफ लेबर, जिससे कि क्या हो सके सर, हर एक पर्सन को अपना अपना काम पता हो, और वो जब उस काम को रिपीटेटिव बेसिस पे करे तो वो उसमें क्या ले सके, स्पेशलाइजेशन एक्वायर कर सके। ठीक है, अच्छा स्पेशलाइजेशन अगर आ गया किसी पर्सन को, तो क्या सिर्फ ऑर्गेनाइजेशन को इसका बेनिफिट मिलेगा, नहीं सर, उस इंडिविजुअल को भी उसका बेनिफिट मिल सकता है। ठीक है, बाय प्रॉपर इंसेंटिव्स, इन द फॉर्म ऑफ प्रॉपर इंसेंटिव्स। ओके, देन दूसरा चीज कि ऑथोरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी मस्ट गो हैंड इन हैंड, दोनों के बीच में पैरिटी रहना चाहिए, दोनों के बीच में आप ऐसा समझो एक बैलेंस बन के चलना चाहिए। अगर आप किसी चीज, किसी भी पर्सन को, किसी भी इंडिविजुअल को कोई काम का अथॉरिटी दे रहे हो, तो उस अथॉरिटी के संग संग उसके ऊपर आपको क्या करना चाहिए, रिस्पॉन्सिबिलिटी भी इम्पोज करना चाहिए। इसका बहुत अच्छा सा मैं तुमको एग्जांपल देता हूँ। मैं तुमको बोला बेटा पढ़ाई करो, तो मैंने तुमको क्या दिया, अथॉरिटी दिया, क्या करने का, पढ़ाई करने का। बट मैं तुम पे रिस्पॉन्सिबिलिटी इम्पोज नहीं किया, मैं तुमको ये नहीं बोला कि सुनो तुमको 1 हफ्ते के अंदर अंदर क्या करना है, ये पूरा सब्जेक्ट का रिवीजन करके रखना है, और अगर नहीं करके रखा तो इसके कॉन्सिक्वेंसेस ऐसे ऐसे होंगे। ठीक है, मैं सिर्फ क्या करके छोड़ दिया, मैं तुमको अथॉरिटी देके छोड़ दिया कि सुनो पढ़ लेना। तो क्या इसका गारंटी है कि अगर मैं तुमको अथॉरिटी दिया तो वो काम हो ही जाएगा, हाँ नहीं सर, उसका कोई गारंटी नहीं है ना। हम तो ऐसे एकदम ऐसे क्या बोलूं, छोड़ो अभी। तो उधर मुझे क्या करना पड़ेगा, अथॉरिटी के संग में तुम्हारे ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी इंपोज करना पड़ेगा कि तुमको ये चीज खत्म करके आना है, अगर नहीं करा इतना इतना टाइम में तो तुमको इसका इसका ऐसा 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 कॉन्सिक्वेंसेस हो सकता है। ठीक है, तो दूसरा जो इनका प्रिंसिपल बोलता है कि जब भी किसी पर्सन को, किसी भी इंडिविजुअल को आप अथॉरिटी असाइन करो तो उसके साथ में उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी भी देना जरूरी है। ठीक है, फिर इसमें एक और चीज होता है अकाउंटेबिलिटी, कि जो भी काम हुआ है उसके लिए आपको क्या करना, कि उस पर्सन को आंसरेबल होना चाहिए, अकाउंटेबल होना चाहिए। जी, क्या बोला, क्या बोल रहे हो तुम, क्या नाम है, ड्रूक, इट लीड्स टू स्पेशलाइजेशन। अच्छा वो तो ऊपर वाली की बात कर रहे हो, ऑर्डर एंड ओबीडियंस, ऑर्डर एंड ओबीडियंस, यस। रिस्पॉन्सिबिलिटी दी तो पढ़ाई करने की, तो और क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी दूं मैं तुझे, देश चलाने की रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दूं मैं तुझे। विद ग्रेट पावर कम्स द ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी बेटा। चलो देखो क्या बोल रहा है, ऑथोरिटी मींस द पावर टू गिव ऑर्डर्स एंड टू आस्क फॉर ओबीडियंस, कि हमने आपको क्या दिया, कुछ ऑर्डर्स दिए, आप उसका क्या करो, पालना करो। रिस्पॉन्सिबिलिटी मींस व्हाट, द सेंस ऑफ ड्यूटीफुलनेस व्हिच इज कोरिलेटेड विद अथॉरिटी, देयर मस्ट बी पैरिटी बिटवीन द टू। तो अथॉरिटी के साथ साथ क्या जाना चाहिए सर, रिस्पॉन्सिबिलिटी जाना चाहिए। देन डिसिप्लिन, ये बहुत अच्छी बात बोली, देखो डिसिप्लिन तो हर जगह होना ही चाहिए सर। तो ऐसी फेयल ने अपने प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट में ये बात कही कि ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कोई भी एक्टिविटीज को परफॉर्म करते समय क्या होना चाहिए सर, डिसिप्लिन मेंटेन करके चलना चाहिए। अभी तुमको पता है, तुम लोग घर कभी लेट गए हो, घर पे कभी लेट पहुंचे हो बेटा, तुम कभी घर पे लेट पहुंची हो, पार्टी तुमने 9 बजे का बोला हो, 9:30 10 बजे पहुंचे हो, ऐसा हुआ है? फिर क्या हुआ बेटा घर पहुंचने के बाद, हाँ तुम्हारे साथ हुआ ऐसा कभी, मेरे साथ भी हुआ ऐसा। क्यों? क्योंकि बेटा हमने डिसिप्लिन तोड़ा। डिसिप्लिन तोड़ोगे तो उसे कॉन्सिक्वेंसेस फेस करने पड़ेंगे। तो आपका जो भी एक्टिविटीज है वो हमेशा किस में चलना चाहिए, डिसिप्लिन में चलना चाहिए। ठीक है सर, व्हाट इज डिसिप्लिन? डिसिप्लिन बेटा सबके लिए अलग अलग होता है, हर कोई अपना अपना सेट ऑफ प्रिंसिपल्स बना के चलता है, और उसको फॉलो करना ही क्या कहलाता है, डिसिप्लिन कहलाता है। ठीक है, चलिए, पावरफुल पीपल कम्स फ्रॉम पावरफुल प्लेसेस, वाह वाह वाह, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। अभी 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 अपन है ना यही सब करने नहीं बैठे पर, ठीक है। कितनी बारी डांट पड़ी, अच्छा सबको पड़ी डांट, वेरी गुड, मेरे को भी पड़ती है, आ जाओ। द 3 रिक्विजिट्स आर नेसेसरी फॉर मेंटेन डिसिप्लिन। अभी डिसिप्लिन मेंटेन करना है तो उसके लिए 3 चीजें होना जरूरी है। क्या क्या? पहला, गुड सुपरवाइजर्स, हमारे पेरेंट्स हमारे सुपरवाइजर्स हैं, यस दे आर गुड सुपरवाइजर्स, तो वैसे सुपरवाइजर्स होने चाहिए ऑर्गेनाइजेशन में भी। ठीक है, दूसरा, क्लियर एंड फेयर अग्रीमेंट्स, पहले से आपको बता देंगे कि देखो तुम पार्टी में जा रहे हो तो 9 बजे घर में घुस जाने चाहिए हो, ठीक है,
किसी का फोन नहीं आना चाहिए तुम्हारे किसी फ्रेंड का मेरे पास कि यहाँ अटक गए हैं, आधे घंटे में पहुंच जाएंगे। तो देयर शुड बी सम फेयर अग्रीमेंट्स पहले से ही होने चाहिए। देन प्रॉपर एप्लीकेशन ऑफ सैंक्शंस और पेनल्टीज, और अगर हमने वो जो भी अग्रीमेंट्स हमारे हुए थे वो अग्रीमेंट्स को हमने तोड़ दिया, हमने उनका प्रॉपर फॉलो अप नहीं करा, तो जो सुपरवाइजर था जो हमको मॉनिटर कर रहा था वो उसके उसके थ्रू क्या होना चाहिए, हमारे पास प्रॉपर पेनल्टी लगना चाहिए। जैसे अपन को डांट पड़ती है ना, वो क्या एक तरीका का पेनल्टी तो है। हाँ, तो ये तीन चीजें हमको एंश्योर करना चाहिए, सो दैट इन ऑर्डर टू मेंटेन व्हाट, इन ऑर्डर टू मेंटेन दी डिसिप्लिन। अब ये तीन चीजों को आप क्या कर रहे हो ऑर्गेनाइजेशन में, किसके ऊपर इंपोज कर रहे हो, वर्कर्स के ऊपर, एम्प्लॉइज के ऊपर। ठीक है, सबसे पहला क्या, सुपरवाइजर्स होने चाहिए जो उनकी एक्टिविटीज को सुपरवाइज करें। दूसरा बात क्या, ये सर अग्रीमेंट्स ऑफ डूइंग सर्टेन थिंग्स वो एकदम क्लियर होना चाहिए, सबको पता होना चाहिए उनको क्या क्या कब कब कैसे कैसे करना है। और अगर कोई इस चीज का वायलेशन कर भी रहा है तो क्या होना चाहिए सर, प्रॉपर पेनल्टीज लगना चाहिए ताकि वो सब चीजें वापस रिपीटेड बेसिस पे ना हो। ठीक है, अच्छा तोड़ दिया तुमको, कोई बात नहीं बेटा। जुडिशियस एप्लीकेशन ऑफ पेनल्टीज, वाह वाह, वेरी गुड वेरी गुड। चलिए नेक्स्ट, देन देयर शुड बी अ यूनिटी ऑफ कमांड, यानी कि वन पर्सन शुड हैव वन बॉस ओनली, है ना। अभी समझो, एक बहुत, चलो इसको अपन एक काम करते हैं, वो एक एडवर्टीजमेंट आता है ना, उससे थोड़ा लिंक करके मैं इसको समझाने की कोशिश करता हूँ तुमको, है ना। वैसे तो आसान है ये, तुमको पता है ना, वो एक एडवर्टीजमेंट आता है वो पतलून छोटी करने वाला। हाँ सर आता है, आता है, नहीं देखा किसी ने वो एडवर्टीजमेंट, कोई बात नहीं। मान लो मेरा टेलर का शॉप है, अब एक नया धंधा स्टार्ट करते हैं ना, अपना टेलर का शॉप है। तो एक सेकंड बच्चों, एक सेकंड रुकना। हेलो, हाँ जी। तो मान लीजिए मेरा टेलर का मैंने क्या ना शॉप वॉप खोला है। अभी क्या हुआ, वहां पे एक पर्सन, एक कस्टमर आया, पर्सन तो क्या है, कस्टमर आया, जो कि क्या करके देके गया, मेरे को एक पैंट देके गया, कि बोले ये मेरे पिताजी की पैंट है, उनकी तो हाइट कुछ ज्यादा ही बड़ी थी, मेरी हाइट थोड़ी छोटी रह गई, तो आप क्या कर दो, उनका ये पैंट है उसको मेरे साइज का बना दो, उसको इतना इतना क्या कर दो, कट कर दो। तो अभी क्या ना, मेरे जो शॉप पे है ना, ऐसा क्या है ना, मेरे साथ साथ वो उस टेलर की दुकान के दो तीन ओनर्स और हैं, ओनर्स तो क्या बोल सकते हैं आप, ऐसा समझ सकते हो, दो तीन लोग और हैं, जो कि वो जो पर्सन है ना, जो क्या करेगा, वो पैंट छोटी करेगा, उसको कमांड देते हैं। मैं तो देता ही हूँ, संग में दो तीन आदमी और है जो क्या बहुत ऐसा पुराने पुराने, वो भी कमांड देते हैं उसको कि तू ये कर, तू ये कर, तू ये कर। तो क्या हुआ, जब भी वो कस्टमर वो अपना पैंट देके गया बेचारा, ठीक है, तो उसने मुझे बोला, तो मेरे साथ में वो दोनों भी खड़े थे, उन लोगों ने, उन्होंने भी सुन लिया कि भाई ये पैंट है, इसको इतना इतना छोटा करना है। तो मैंने क्या कर रखा था, मैंने वो जो पर्सन था ना, मतलब मेरा जो आदमी था, जो मेरा वर्कर था, जो उस पैंट को छोटा करता सही में, उसको मैंने बोल दिया था कि काम करना है, इस पैंट को इतना इतना तुमको क्या करना है, ट्रिम करना है, छोटा करना है। ठीक है, मैंने करवा दिया। पर ये बात वो बाकी के दो जनों ने सुनी नहीं। उनमें से दूसरा वाला फिर पहुंच गया उसके पास, वो मेरे वर्कर के पास, अरे सुन ये कस्टमर आया था, ये इसका एक पैंट है, इसको है ना इतना इतना छोटा करना है। ये बेचारे वर्कर को क्या पता कि वही पैंट है जो भी छोटी की थी, इसने वापस से उसको छोटा कर दिया। फिर वो तीसरा वाला भी पहुंच गया उसके पास, अरे अरे सुनो सुनो, दिन में ना एक कस्टमर आया तो उसने बोला था ये पैंट जो है इतना इतना छोटा करना है, इसको छोटा कर दो तुम। यहाँ पे क्या हुआ सर, यहाँ वो पैंट छोटा हो गया, बेचारा निक्कर बन गया, हाफ पैंट बन गया ना। क्यों, क्योंकि सर वो पर्सन क्या कर रहा था, मल्टीपल लोगों से क्या कर रहा था, डायरेक्शंस ले रहा था, है ना। तो इधर क्या नहीं था, यूनिटी ऑफ कमांड नहीं था। तो यहाँ पे क्या हो गया, एक तरीके से नुकसान हो गया हमारा। तो भाई अब पैसा कौन भरेगा उस बेचारे कस्टमर को, हम ही को भरना पड़ेगा, हो गया हमको नुकसान। हाँ जी सर।
वो एडवर्टीजमेंट कर रहा है फ्री फ्री में। अच्छा, तो यहाँ पे क्या हो गया सर, हमारा तो नुकसान हो गया, तो इसलिए ऐसा बोला गया प्रिंसिपल्स के अंदर क्या कि देयर शुड बी यूनिटी ऑफ कमांड, कि एक पर्सन को सिर्फ एक ही पर्सन से क्या लेना चाहिए, ऑर्डर्स डायरेक्शंस लेने चाहिए। ठीक है, ऐसा चीज। दैट मींस दैट वन इंडिविजुअल एम्प्लॉय मस्ट रिसीव ऑर्डर्स फ्रॉम वन इंडिविजुअल सुपीरियर ओनली, उसके ऊपर मल्टीपल सुपीरियर ऐसा नहीं करना चाहिए कि आके उसके ऊपर क्या करें, हुक्म चलाएं। नहीं तो क्या हो जाएगा, कंफ्यूजन हो सकता है सर, डुप्लीकेसी ऑफ वर्क हो सकता है सर, हो सकता है, हाँ हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। अभी समझो तुमको तुम्हारे घर पे सब लोग इंस्ट्रक्शन देने लग जाएं, अरे वो कूलर में पानी भर दे, फ्रिज में बॉटल भर दे, और पता नहीं ये कर दे, तुमको सभी के सभी लोग एक साथ सारे काम बोल दे, तो व्हाट विल हैपन, क्या करोगे बेटा तुम, क्या होगा बेटा बताओ। तुम तो वहीं सर पकड़ के बैठ जाओगे, बोले क्या क्या काम करूं मैं, है ना, वहां पे हमको एक्स में हमारे कंफ्यूजन हो जाएगा, समझ में ही नहीं आया किसको क्या करना था। ठीक है, तो वो चीज को अवॉइड करने के लिए देयर शुड बी यूनिटी ऑफ कमांड। ये आपका फोर्थ प्रिंसिपल बोलता है आपके इसका, फ्यूल्स आपका। चलिए ये है 5 स्टार, हाँ 5 स्टार का, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। वन पर्सन वन बॉस, एग्जैक्टली बच्चों। चलिए तो अभी बच्चों, अब ये काम करते हैं, अपनी इस क्लास को भी यहीं तक रखते हैं, फोर्थ तक अपन ने किया है इस प्रिंसिपल्स में, बिकॉज आपका नेक्स्ट क्लास भी है इन नेक्स्ट 10 to 15 मिनट्स, तो तुम लोग को थोड़ा वेट करना रहेगा। ठीक है, तो अपन एक काम करते हैं, अभी अपन ने कहाँ तक पढ़ा है सर, मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स पढ़ रहे हैं अपन, अभी 4 प्रिंसिपल्स पढ़ चुके हैं, किसके, मॉडर्न प्रिंसिपल्स, है ना, फ्यूल्स आपके। तो 4 के आगे इसको अपन कंटिन्यू करेंगे कल के सेशन में। अभी आप लोग थोड़ा सा ब्रेक ले लो, जाओ ब्रेकफास्ट वगैरह कर लो, फिर आपसे 10-15 मिनट के अंदर आपसे नेक्स्ट क्लास में आपको नितिन सर मिलेंगे। ठीक है बच्चों, चलिए मैं बोलूंगा कि सीए में आप कर लो। ठीक है, तो बच्चों मिलते हैं कल के सुबह के सेशन में अगेन। ठीक है, जैसे आज सभी के सभी रेडी थे, कल भी रेडी रहना। ओके, कल अपन इसको आगे और कंटिन्यू करेंगे। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू बच्चों।